नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 12 बजे वक्त हो गया ब्रेकिंग न्यूज का और शुरुआत करेंगे संसद के ताजा हाल से। दरअसल राहुल गांधी के लंदन में भाषण और अडानी मसले पर आज भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत अलग अलग मुद्दों पर लोकसभा में कुल 10 स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और इसकी वजह से कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन राज्यसभा का नजारा कुछ अलग था। ऑस्कर में भारत की कामयाबी की जश्न का रंग राज्यसभा में दिखा। सभापति ने अवार्ड जीतने वालों को बधाई दी और फिर हर दल की तरफ से इस उपलब्धि की सराहना की गई। चर्चा के दौरान उस वक्त हंसी का फव्वारा फूट पड़ा जब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर वो वकील नहीं बनते तो फिर एक्टर होते। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर थंबी भाई, भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मिस्टर थंबी भाई, भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। इधर ऑस्कर अवार्ड पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कुछ बोल गए जो समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन को पसंद नहीं आया। जया बच्चन ने ऑस्कर की कामयाबी को दक्षिण भारत से जोड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने सत्ता पक्ष पर चुटकी भी ली। Both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. Yes. I'm so happy that while thanking the President in my speech, I did mention about this point, and I feel vindicated today. और अब आपको सीधे राज्यसभा लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। भारत के सब संस्थानों का अपमान किया गया और विशेषकर पार्लियामेंट का अपमान किया। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त सदन मिलके पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के हिस्से में देश की पार्लियामेंट का हिस्सा देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार हुआ हो कि पार्लियामेंट को मिलके, पूरे पार्लियामेंट, और उसमें दोनों सदन भी है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी है, उन सबके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए, जिस प्रकार के निराधार शब्द इस्तेमाल किए गए, बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। आपने भी माननीय अध्यक्ष जी इस बात की निंदा की कि कहा एक तरफ Honorable member, take your seat. And I can tell you, members, Shakti Singh is not hard of hearing. Shakti Singh is not hard of hearing. Very frequently,
No, very frequently Shakti Singh recollects his role as leader of the opposition. I would persuade him to forget that. So, sir, take your seat. Take your seat. Sir. Take your seat. Take. Take it. Take your seat. Take it. Come on. आपने भी इस बात की निंदा की और आपने भी कहा कि ऐसे विषय में आप भी क्वाइट नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते। खासतौर पे जब एक माननीय सदस्य देश के बाहर जाकर एक अपने पार्लियामेंट के बारे में ऐसे उल्टे सीधे बयान करे, शायद मोटिवेटेड है, ये भी एक शंका आती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहती है कि हम सब ने इस बात की निंदा भी करनी पड़ेगी और उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी माइक्स को ऑफ नहीं किया गया। ये माननीय स्पीकर साहब ने, आपने चेयरमैन के नाते और माननीय डेप्यूटी चेयरमैन ने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि इनके इतने 9 वर्ष के पार्लियामेंट्री करियर में कभी ये काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष, मैं तो हैरान हूँ बाकी पार्टीज के नेताओं को कि कैसे वो ऐसे काम के ऊपर, ऐसे वक्तव्य के ऊपर बाकी पार्टीज भी उनका साथ है। बाकी कई विपक्षी पार्टी के नेता ऐसे विषय में अपनी चिंता न व्यक्त करना, ये वास्तव में खतरे का विषय है। और मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पे जाकर भारत के पार्लियामेंट, भारत के दोनों सदनों की। चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ये इस वक्त बड़ी खबर आई है। हंगामा यहां हुआ, हंगामे के चलते एक बार फिर कार्यवाही स्थगित हुई। कल भी ऐसा ही हुआ था, लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए, और आज भी राज्यसभा की कार्यवाही जो है उसे स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे की भेंट एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो चढ़ गई है। तो हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग, अडानी और राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयान, यही 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ साधा गया। कहा गया कि विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं। आपको सुनवाते हैं कैसे यहां पर बहस देखने को मिली। सरकार का जिम्मा देश को आगे बढ़ाना है, जो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति है, जो हम निभा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं कि देश को बदनाम करने का काम विदेशी धरती पर किया जाए। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना इनकी आदत बन गई है। जहां देश आगे बढ़ रहा है, देश के नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, वहीं पर अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के कारण ये देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। और ये कैम्ब्रिज क्राइस, अब ये रोना धोना बंद करे और देश से माफी मांगे। ये सारे मुद्दों पर पिछले सेशन में बात हो चुकी है। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य खड़े होकर व्यवधान बनाते रहे, करते रहे। नतीजे के तौर पर कल का दिन एक काले दिन के रूप में अंकित हो गया लोकतंत्र के इतिहास में, जब सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी। आज भी हमने तो नोटिस दी है अडानी पे जांच के लिए, जेपीसी के लिए। अब सत्ता पक्ष को ये देखना है कि अपने मालिक अडानी को बचाने के लिए भाजपा कब तक सदन को नहीं चलने देगी। हम तो लोकतांत्रिक ढंग से इस मांग को उठाते रहेंगे। और अब ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को सदन में उठाया। बीजेपी ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों सदन में मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उधर
सरकार की तरफ से बचाव किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। लगातार मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि भूषण पटना से जुड़ रहे हैं। शशि, कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी की गैर मौजूदगी में सदन में हंगामा हुआ, इस्तीफा मांगा गया है। जरा बताइए क्या कुछ खास रहा जब सदन के अंदर बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया? देखिए, जो ईडी की छापेमारी हुई थी या पूछताछ जो ईडी ने पहुंच करके की थी तेजस्वी यादव और बाकी लालू प्रसाद यादव के परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर, उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है ना वो कल शुरू हुई थी सोमवार को। लेकिन कल बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी और आज अचानक से बीजेपी का जो तेवर है वो आक्रामक दिखा सदन के अंदर। जब 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो है वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा होना चाहिए और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दोनों बातें उन्होंने कही और उसके बाद बीजेपी वेल में चली आई। बीजेपी ने काफी देर तक नारेबाजी की प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे शुभंकर और ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सरकार की तरफ से अगर सबसे सीनियर मंत्रियों की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बचाव की मुद्रा में दिखे, लेकिन बीजेपी ने आज आक्रामक तेवर के साथ घेरेबंदी कर दी तेजस्वी यादव की और उसका नतीजा ये रहा कि भले ही थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्यवाही चलने लगी और क्वेश्चन आंसर होने लगे, सरकार का जवाब होने लगा अलग अलग सवालों पर, लेकिन बीजेपी के ही एक विधायक हैं लखिंद्र पासवान, वो किसी पूरक सवाल को करना चाहते थे। आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़ा एक मामला था, उस पर वो तो जब खड़े हुए तो उनकी माइक को बंद रखा गया था। इसी बात को लेकर के वो नाराज हुए और उन्होंने हाथ चलाया और माइक टूट गई और उसके बाद जो स्थिति बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिली है वो इस बार बजट सत्र के अंदर सबसे बड़ा हंगामा कहा जा सकता है, सिवाय उस दिन को छोड़ करके जब रिपोर्टर्स टेबल को पलटा गया था और बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ जाएं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक कांग्रेस और लेफ्ट के जो विधायक थे वो वेल में आ गए। काफी देर तक जिस की स्थिति बनी रही और सामने सामने का जो टकराव था उसको स्पीकर ने भांप लिया। स्पीकर ने नाराजगी जताई लखिंद्र पासवान के बर्ताव पे और उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक यानी लंच आवर के बाद तक एडजर्न कर दिया गया है। अभी कार्यवाही स्थगित है और अपने अपने तौर पे दोनों जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों एक नहीं तो शशि भूषण, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए, कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जहां पर आप कह रहे हैं कि माइक पर हाथ मार दिया गया, वेल तक पहुंचाए, हंगामा हो गया, क्या हम माने कि अभी और बढ़ने वाला है? क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल बढ़ेगी, ईडी सीबीआई और पूछताछ करेगी, वैसे वैसे ये मामला और बढ़ता जाएगा और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया बिहार में। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभंकर। देखिए, कल 15 मार्च है और कल ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों की जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में होनी है लैंड फॉर जॉब मामले में। तेजस्वी यादव की पेशी नहीं होने, लेकिन तेजस्वी यादव को समन सीबीआई ने जारी कर रखा था जिसमें वो हाजिर नहीं हुए। एक बार फिर उनको समन किया जाएगा, ये तय बात है। और बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है ना वो अभी 4 अप्रैल तक चलना है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ नजर आ रही है क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या यूं कहें कि लालू यादव का जो कुनबा है वो केंद्रीय एजेंसियों के घेरे में आता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड सीधे सीधे उनके बचाव के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी ऐसा ही करते रहे और अभी भी उनका स्टैंड लगभग वैसा है। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि आरजेडी अगर अकेले यहां पर अलग थलग पड़ रही है और आरजेडी की तरफ से डिमांड यह है शुभंकर की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई उनको कंट्रोल में करने के लिए बिहार सरकार एक कानून बनाए कि बिहार में अगर उनकी कोई एक्टिविटी या एक्शन होता है तो उसको परमिशन की जरूरत हो स्टेट गवर्नमेंट से। तो वो डिमांड अपनी जगह है, लेकिन जेडीयू सरकार में होने के बावजूद साथ में इस डिमांड को मानेगी इसकी उम्मीद नहीं दिखती है क्योंकि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लाइन रही है वो ऐसे मसलों पर अक्सर विपक्षी दलों से अलग भी रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, रस्साकसी है सियासी और इसके बीच जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो केंद्रीय एजेंसियों की पकड़ है वो मजबूत होगी, वैसे वैसे बिहार में सियासी उबाल भी देखने को मिलेगा। और बिहार विधानसभा इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार कहां पर नजर आ रहे हैं? नीतीश कुमार तेजस्वी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं या हाथ छुड़ाते नजर आ रहे हैं या मौके की नजाकत को देखकर अभी नजर बनाए हुए हैं? नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, क्योंकि बड़ी महीन राजनीति वो भी करते हैं।
देखिए, आपने खुद सवाल किया शुभंकर और खुद ही जवाब भी दे दिया। महीन राजनीति करते हैं और यही वजह है कि उनको एसेस कर पाना या वो क्या उनके मन में दिलो दिमाग में चल रही हैं चीजें, इनको समझ पाना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जो भी फैसला करते हैं कई बार अपने फैसलों से चौंकाते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने एक जो स्टैंड दिया है, मतलब प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी थी ईडी की एक्शन के बाद, वो उन्होंने कहा था कि जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो जाने और जिन लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है वो लोग सफाई दे रहे हैं। मतलब जेडीयू इसमें कहीं सफाई देने के मूड में नहीं है। पहली बात, नीतीश कुमार इससे आगे बढ़ करके एक कदम भी नहीं बोले हैं, उनकी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह थोड़ा ज्यादा एक कदम नजर आते हैं नीतीश कुमार से, और वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं चीजों को पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन इस सबके बीच जो नीतीश कुमार हैं उनकी राजनीति को समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने कल वो पूरी बात रखी थी, नीतीश कुमार से उनकी 1-to-1 एक तरह से मुलाकात हुई थी इसी बिहार विधानसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद जो अंतिम 10 मिनट दोनों बैठे सदन के अंदर कल की कार्रवाई खत्म होने के पहले 5 बजे के पहले, तो अंतिम 10 मिनट में कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा दोनों सहज दिख रहे हों या एकदम से हैंड टू हैंड लेने वाली बात नहीं दिखी। नीतीश कुमार अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक जो है वो राजनीति करते हैं। शुभंकर, ठीक है, आपने कई खबरें बताई, इसमें इशारों में कई चीजें समझ भी हमें आई। फिलहाल इस खबर से हम आगे बढ़ते हैं, आपका शुक्रिया। आगे बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज में प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे थे। देखिए कुछ बड़ी जानकारियां जो हैं वो हम आपके लेकर आए हैं। उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। असद ने खरीदे थे 16 मोबाइल फोन और कई सारे सिम। मर्डर के बाद हर शूटर को 3-3 मोबाइल दिए गए और सिम कार्ड दिए गए। ये बड़ी जानकारी जो है ये निकलकर सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। फर्जी नाम से खरीदे गए थे 16 मोबाइल और मर्डर के बाद शूटरों ने बंद कर दिया था पुराना मोबाइल। ये भी जानकारी निकल कर आई है। शाइस्ता ने सभी शूटरों को दिए थे 1-1 लाख रुपए। शूटरों के पैसा देने की वजह से ही शाइस्ता पर इनाम जो है वो घोषित किया गया था और 25,000 रुपए का इनाम इन पर घोषित किया गया था। समर्थ मेरे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समर्थ, जानकारियां जो हैं वो तो एक के बाद एक नई निकल कर आ रही हैं। शाइस्ता के ऊपर मामला क्यों दर्ज किया गया, इनाम क्यों किया गया वो बता दिया गया, लेकिन ये लोग हैं कहां पर? क्योंकि पूरा कुनबा लगा हुआ है प्रशासनिक, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पकड़ से बाहर हैं। कई लोग तो ऐसे जो टीवी पर आकर बयान देने के बाद इनामी हुए और गायब हैं। बिल्कुल शुभंकर, लगभग 17 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी जो मुख्य शूटर हैं, आप असद की बात करें जो कि अतीक अहमद का बेटा है, वो अभी भी यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार कोशिशें भले की जा रही हो पर सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख से लगभग 5 लाख कर दी गई है। उसके बाद भी चीजें साफ नहीं हो रही हैं। इसी बीच ये खबर आ रही है कि शूट आउट का पूरा प्लान पहले से तैयार था। आप मानकर चलिए 16 मोबाइल फोन और 16 प्री एक्टिवेटेड सिम्स लिए गए थे। 3-3 सभी शूटर्स को बांटे गए और शूट आउट के बाद सबने 1-1 सिम और 1-1 मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की प्लानिंग पहले से ही शूटर्स की थी। जो इसमें अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने भी इसमें साजिश रची। जो पुलिस सूत्रों से हमको पता चल रहा है, सभी शूटर्स को शाइस्ता ने 1-1 लाख रुपए दिए, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम शाइस्ता के सिर पर भी रखा था कि वो मिलती है, जो भी उनको जानकारी देगा उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। पर फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं लग रहा है। कई खबरें बीच में इस तरह की आई कि वो नेपाल पहुंच चुके हैं, पर इस पर भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। उनका कहना है टीम्स कई जगह पर है, यूपी में भी है, अन्य राज्यों में भी है, पर पुलिस कुछ भी इस पर खुलकर बात करना नहीं चाह रही। पर सबसे बड़ी इसमें दिक्कत सामने ये आ रही है कि जितने भी टॉप गैंगस्टर्स होते हैं, चाहे यूपी के हो या अन्य राज्यों के हो, उनके जो गैंग्स होते हैं, उनके जो गुर्गे होते हैं, उन पर सर्वेलेंस से नजर रखी जाती है। तो क्या यूपी पुलिस नजर नहीं रख रही थी? क्योंकि अगर नजर रखी गई होती तो शायद ये कांड ही नहीं होता और उमेश पाला जिंदा होते और कल उनकी मां, उनकी पत्नी को आंसू नहीं बहाने पड़े होते। तो ये एक बड़ा सवाल यूपी पुलिस बिल्कुल यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े होंगे कि आपने 2 एनकाउंटर किया, बुलडोजर चलवाया, लेकिन जितने मुख्य आरोपी अब तक फरार क्यों चल रहे हैं, उनकी खोज खबर क्यों नहीं मिल रही? सिलिकॉन वैली बैंक के संकट के बाद देश और दुनिया के स्टार्टअप सेक्टर के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। इससे लाखों लोगों की नौकरी और सैलरी को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हुई है। पहले ही मुश्किलों से घिरा स्टार्टअप सेक्टर अब इस नई चुनौती का सामना करने को मजबूर है।
सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद स्टार्टअप्स पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इनमें भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स शामिल हैं। अनुमान है कि बैंक के दिवालिया होने से 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पर इसका सीधा असर हो सकता है। नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन यानी NVCA के आंकड़ों के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक में 37,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस के खाते हैं और इनमें हर एक के $2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा है। बैंक के दिवालिया होने के बाद ये रकम अब इन छोटे बिजनेसेस को लंबे समय तक नहीं मिलने की आशंका है। पैसा नहीं निकाल पाने की वजह से इनके सामने सैलरी देने का संकट खड़ा हो सकता है। इससे 10,000 से ज्यादा छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स पर सीधा असर होगा। वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि सरकार सिलिकॉन वैली बैंक को कोई राहत नहीं देगी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि वो ग्राहकों की जमा रकम को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन $2.5 लाख तक की जमा रकम का बीमा करता है, लेकिन कई कंपनियों और अमीर लोगों के बैंक खातों में इससे ज्यादा रकम है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कई कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वो स्टार्टअप के संस्थापकों और CEO के साथ बैठक करेंगे, जिससे ये देखा जा सके कि संकट के समय सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है। चंद्रशेखर ने कहा, SVB का बंद होना दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनकर आ सकता है। दरअसल स्टार्टअप सेक्टर पहले ही काफी मुश्किलों में फंसा हुआ है। 2022 में भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप में छटनी का तेज सिलसिला देखा गया। यही नहीं, इनको मिलने वाली फंडिंग में भी काफी कमी दर्ज की गई। ऐसे में ये नया संकट भारत में तेजी से उभरते सेक्टर के सामने एक और चुनौती की वजह बन सकता है। आदित्य केराना, आज तक। धर्म को लेकर सत्ता पर सवालों की एक सियासत उत्तर प्रदेश में और शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने चैत्र नवरात्रि के मौके पर शक्ति पीठों में दुर्गा पाठ और रामायण पाठ का निर्देश जारी किया। इसे लेकर अभी भी आपत्ति की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगाया। किसी एक धर्म के आयोजन को बढ़ावा देने को गलत करार दिया, तो वहीं देवबंदी उलेमा ने रमजान में बिजली, साफ सफाई के लिए विशेष प्रबंध किए जाने की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। वो अक्सर सनातन धर्म से जुड़े पर्व त्योहारों पर मंदिरों, तीर्थों और धामों में पूजा पाठ, आरती अनुष्ठान करते दिख जाते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद धर्म, संस्कृति की परंपराओं, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की भव्यता देखते ही बनती है। चाहे अयोध्या की दिवाली हो या सावन की कांवड़ यात्रा, उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति की समृद्धि की झलक दिखती रही है। लेकिन इस बार योगी सरकार के एक फैसले को लेकर धार्मिक पक्षपात के सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा मंदिरों और शक्ति पीठों में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 और 30 मार्च को अष्टमी और रामनवमी को प्रमुख शक्ति पीठों पर अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन विभाग की ओर से धार्मिक मौकों पर ऐसे आयोजन पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार योगी सरकार भव्य तरीके से अखिल प्रदेश स्तर पर आयोजन कर रही है। इसे लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से मांग की जाने लगी है। रमजानुल मुबारक का पवित्र महीना भी आ रहा है। मैं अपने सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करना चाहता हूँ अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से कि रमजानुल मुबारक के अंदर लाइट का सही तरीके से इंतज़ाम हो, सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो और इसी तरीके से जो है सहरी के वक्त में अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि जिस वक्त में मुसलमान उठते हैं और सहरी का इंतज़ाम करते हैं, लाइट गुल हो जाया करती है। तो ऐसे वक्त में लाइट का भरपूर एहतमाम किया जाए। मौलानाओं की ओर से रमजान में बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था कराए जाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इस बार नवरात्रि धूमधाम से मनाने के लिए सरकार ने हर विकास खंड, तहसील और जिला स्तर पर आयोजन समिति बनाने को कहा है। इस आयोजनों में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा और जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कलाकारों के लिए हर जिले को
1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। हम लोग जो चाहे मंदिर के लिए हो, चाहे संस्कृति के लिए हो, चाहे कोई आयोजन के लिए हो, और चाहे कोई बाबा विश्वनाथ का धाम, श्री राम जन्मभूमि, माँ विंध्यवासिनी मैया का धाम, ऐसे धामों का, नैमिषारण्य धाम का विकास, प्रयागराज का विकास, चित्रकूट का विकास, तो यह विकास का कार्य सभी जो धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, और वहाँ पर तीव्र गति से चल रहा है। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, उनकी भारी भरकम संख्या निरंतर आ रही, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। सरकारी फंड पर धार्मिक आयोजनों को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल भी उठा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना वक्त गंवाए यूपी सरकार पर धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगा दिया और सियासी माइलेज लेने में पिछड़ न जाए, इसलिए पुजारियों को दी जाने वाली रकम के फैसले का भी जिक्र कर दिया। समाजवादी पार्टी ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि यूपी सरकार की ओर से इस नवरात्रि पर सामान्य से अधिक जोर शोर की तैयारी की जा रही है। 10 मार्च को ही राज्य के संस्कृति विभाग की ओर से संभागीय आयुक्तों और डीएम को निर्देश दिए जा चुके हैं। 21 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। जीपीएस स्थान, पते, चयनित मंदिरों की तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन निकायों के संपर्क विवरण साझा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, चलिए, कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं कि ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, 50% का बजट आपका लैप्स हुआ, खर्च। हालांकि यूपी सरकार इस प्रकार के आयोजन के पीछे संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन रमजान से पहले नवरात्रि में जब सरकार ने विशेष आयोजनों का इंतजाम किया है, तो इसे लेकर सियासी सवाल उठने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। सियासत के लिए मजहब के इस्तेमाल की कई खबरें इन दिनों सुर्खियों में रहीं, क्योंकि नेताओं का मजहबी मिजाज हो गया है और मजहबी किरदारों का मन राजनीति के रंग में रंग गया है। और इसकी बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। कहते हैं कि देश को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें असली आपत्ति बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान पर है। उसी के विरोध में मौलाना तौकीर अब दिल्ली तक पैदल जाने का ऐलान कर बैठे हैं। हालांकि यूपी में भड़काऊ भाषण के लिए इस मौलाना पर भी पहले केस दर्ज हो चुका है। राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की नहीं हिमायत की जाएगी। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो ये कहकर हिंदू संस्कृति के खिलाफ बात करता है। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। धर्म के धंधे को बढ़ाने के लिए सियासत के कंधे पर सवार धीरेन्द्र शास्त्री आस्था के सैलाब में राष्ट्रवाद की छौंक लगाते हैं। श्रद्धा के पर्दे के पीछे आस्था का कारोबार चमकाने के लिए सनातन धरा पर धर्म और राष्ट्र का कॉकटेल बनाने की मनमानी थ्योरी आजमाते हैं। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। तो एक महंत के मिशन से 250 किलोमीटर दूर बैठे मौलाना तौकीर रजा को मुल्क पर खतरा नजर आने लगता है। मौलाना तौकीर रजा मुल्क को बचाने के लिए दिल्ली मार्च का ऐलान कर डालते हैं, और वो मार्च क्यों करना चाहते हैं उसकी दलीलें देते हैं कि 10 लाख मुसलमान लड़कियों को अगवा कर हिंदू से शादी करा दी गई। हिंदू राष्ट्र की मांग जायज तो खालिस्तान की मांग भी जायज। कल मुस्लिम राष्ट्र मांगने के लिए मुस्लिम कौम खड़ी हो सकती है। 2014 के पहले वाले बम अब मुसलमान क्यों नहीं फोड़ रहे? आज मुसलमान ज्यादा परेशान।
आतंकी बन जाना चाहिए, बम फोड़ना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के इन्हीं बयानों के हवाले से मुरादाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। नागफनी थाने में मौलाना तौकीर पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने, भड़काऊ बयान देने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अपने ऐलान पर अड़े हुए हैं और 15 मार्च से रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। जहां तक बोला गया है कि अगर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी, उन पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है। मुकदमे की परवाह नहीं, मुकदमा कर दीजिए, लेकिन नमाज हम छोड़ दें ये मुमकिन नहीं। नमाज किसी को छेड़ने के लिए या जिद की वजह से नहीं पढ़ी जाती, बल्कि अपने रब की बारगाह में सजदा किया जाता है। मुझे ये मालूम है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, बस उसकी घोषणा नहीं हुई है, ये अलग बात है, वरना देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। मौलाना तौकीर रजा को सबसे ज्यादा आपत्ति बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर है। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ खाते रहते हैं। मौलाना तौकीर को इससे मुल्क पर खतरा नजर आता है। तौकीर रजा को पता होना चाहिए, 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान के संविधान में जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, इन दिनों उसके धार्मिक चरित्र चित्रण की सियासी सहूलियत तलाशी जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ही अकेले नहीं है, तौकीर रजा के साथ भी सियासत खड़ी है। जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग उनके मसले क्यों उठा रहे हैं? मुल्क को चलने दें, हमदर्दी की बात करें, नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातों में हम नहीं पढ़ना चाहते। भारतवर्ष सनातन धर्मी राष्ट्र है, हमेशा रहेगा, हमेशा से था। तो राष्ट्र के नाम पर राजनीतिक बयानबाजियों और रैली मार्च के हथकंडों का सिलसिला चल निकला है। ये किस अंजाम तक पहुंचेगा, ये देखना बाकी है। आज तक ब्यूरो। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प और बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग खड़े हो गए हैं और दोनों ही तरफ से ऐसी ताकतें एक दूसरे के सियासी धंधे को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा ही एक और बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को भी कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसमें 2 बच्चों को राम की भक्ति में लगा देना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या मायने हैं, सुनिए आप। जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुना, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुना, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे होंगे, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी, वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के नाम। वो बचपन से ही कह देते हैं, बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम। हम भी अपने पिताजी के 2 ही हैं, तो हमें कह देंगे तुम लोग काम करो। लगे अब कौन की जल रही हमका कर देंगे। मजहब के नाम पर एक खालिस चुनिंदा सियासत राजस्थान से लेकर बिहार तक भी हो रही है। आपको बता दें, एआईएमआईएम के नेता ओवैसी हरियाणा में मारे गए राजस्थान के 2 भाइयों जुनैद और नासिर के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पहले बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे ओवैसी अब राजस्थान सरकार पर कम मुआवजा देने का आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। जुनैद और नासिर के मुद्दे पर ही ओवैसी अब राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी की नजर अब बिहार के सीमांचल की सियासत पर है। 18-19 मार्च को ओवैसी बिहार में भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जहां ओवैसी पैदल चलने वाले हैं, अधिकार पदयात्रा करने वाले हैं। शिवसेना में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी सुभाष देसाई के बेटे को शिंदे गुट में जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा। शिंदे के आधिकारिक तौर पर पार्टी कार्यालय बाला साहेब भवन में भूषण का स्वागत किया गया। हालांकि भूषण देसाई ने दावा किया कि वो किसी जांच एजेंसी के दबाव में शिवसेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक दिन पहले रविवार को आदित्य ठाकरे दावा करते घूम रहे थे कि शिंदे गुट से कुछ विधायक उनके पास वापस लौटना चाहते हैं।
पर उन्हें पार्टी वापस स्वीकार नहीं करेगी। और इसके 24 घंटे बाद सोमवार शाम को ठाकरे परिवार के बेहद करीबी सुभाष देसाई के बेटे एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। शिंदे साहेबांना जवळून बघत हे सगळं आत्ता नवीन सरकार ह्यांचं काम बघून ह्याच्याहून प्रेरित होऊनच मी त्यांच्या जवळ येऊन त्यांच्या बरोबर राहण्याचा निर्णय घेतलेला। गेल्या 6-7 महिन्यामध्ये जे मुंबई बदलती आहे, मुंबईचं रुपडं पालटतंय, मुंबई स्वच्छ, सुंदर, सुशोभित आणि हे सगळं जे काही काम आहे हे खऱ्या अर्थाने मुंबईचं देखील ज्यांच्याकडे सत्ता होती अनेक वर्ष त्यांना ते करता आलं नाही। दुर्दैवाने लोकांना अनेक वर्ष अड्ड्यातून प्रवास करावा लागला, अनेक गैरसोयींना तोंड सामोरं जावं लागलं आणि म्हणून लोकांमध्ये एक भावना निर्माण झाली आहे की हे काम करणारे लोक आहेत, हे काम करणारं सरकार आहे। उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ठाकरे गुट में सुभाष देसाई बड़ी अहमियत रखते हैं। वो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और उन गिने चुने बड़े चेहरों में शामिल हैं जो शिवसेना में बगावत के बाद से पूरे टाइम उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। नागपुर विधानसभा सत्र के दौरान MIDC जमीन घोटाले के केस में सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई का नाम भी आया था और महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। आदित्य ठाकरे बिना इसका जिक्र किए भूषण देसाई पर तंज कस रहे हैं। नहीं, मैंने तो यही कहा है कि सुभाष देसाई साहब अगर आप देखें तो उनकी उम्र में भी आज भी नौजवान जैसे काम कर रहे हैं, शिवसैनिक पूरे डटे हुए हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम उनकी प्रेरणा लेके आगे जाते हैं। जिनका कोई पक्ष से संबंध नहीं था वो किसी भी वॉशिंग मशीन में जाना चाहते तो जा सकते। हालांकि भूषण देसाई ने दावा किया है कि वो किसी जांच एजेंसी के दबाव में एकनाथ शिंदे के पास नहीं आए हैं। ठीक है, ये मुझे वॉशिंग मशीन नहीं लगती, मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्रेसिव काम हो रहा है इसीलिए मैं आया हूँ। सुभाष देसाई ने लंबे समय तक बाला साहेब ठाकरे के साथ काम किया है। वो 2014 से 2019 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार में उद्योग मंत्री थे। उसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में भी उनके पास उद्योग मंत्री का पद रहा। पिछले साल विधान परिषद में कार्यकाल खत्म होने के बाद वो दोबारा चुनकर नहीं आए। मुंबई से ऋतिक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।